नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी का अर्थ है जो चौकसी और निगरानी बनाकर रखता है। हमारे देश में पत्रकारिता के विकास की जो यात्रा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में देश की स्वतंत्रता में भारत की पत्रकारिता का योगदान जो है उसे भुलाया नहीं जा सकता। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका क्या है। जानेंगे मीडिया के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां क्या है। समझेंगे सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता का बदला हुआ स्वरूप कैसा है, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता आदर्श समाज और आदर्श व्यवस्था का निर्माण करती है। हम मौजूद हैं देश के सर्वश्रेष्ठ मीडिया शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के दिल्ली कैंपस में। तो आइए देश के भावी पत्रकारों के साथ शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी की तरफ से। और चूंकि हम देश के भावी पत्रकारों से पत्रकारिता में राष्ट्र निर्माण की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं, तो सीधा सा सवाल यही है कि मीडिया का क्षेत्र आपने चुना है अपने कर्म क्षेत्र के रूप में, तो मीडिया की भूमिका कितनी बड़ी है हमारे देश के निर्माण में? मीडिया चेक एंड बैलेंस का काम करता है। गवर्नमेंट से लेके इंडिविजुअल लेवल तक वो चेक एंड बैलेंस का काम करता है और हर चीज़ को देखता है कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, और अगर कोई गलती हो रही है तो उस पर सवाल उठाता है। ठीक है, तो देखिए मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप कुछ यहाँ पर कहना चाह रही हैं, बताइए। इसके साथ साथ मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। तो जब मीडिया को फोर्थ पिलर माना गया है हमारी डेमोक्रेसी का, तो ये अपने आप में ये बताता है कि मीडिया कितनी अहम भूमिका निभाती है एक ऐसे देश में जहाँ लोकतंत्र है। बिल्कुल, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसके आप भी कीर्तिमान बन सकते हैं। और साथ ही मैं अपने साथी के बात पे एक जोड़ना चाहूँगा बात कि पत्रकार जो होता है वो एक थर्ड आई व्यू देता है समाज को। तो हम एक थर्ड पर्सन के नाते वो चीज़ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं जो शायद दो लोगों के बीच में घटित हो रही हो और हमें महसूस हो, जो उन्हें ना पता चले। 1826 से शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जब उद्दंड मार्तंड के रूप में पहला अखबार आया, तब से लेकर के आज 2022 में कितना बदला है स्वरूप मीडिया का, इसको कैसे देखेंगे? अगर हम देखें तो अखबारों से आज की तारीख में हम डिजिटल एज तक पहुंच चुके हैं और अखबार भी अब डिजिटल हो गए हैं। तो 1826 से लेके 2022 तक का जो एक सफ़र है वो केवल पत्रकारिता का सफ़र नहीं है, वो इस देश के लोकतंत्र का, इस देश की आज़ादी का सफ़र है। मीडिया एक अलग वर्ग में बढ़ता हुआ भी दिखा है। मीडिया की यात्रा का वर्णन यदि मैं चाहूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं बतौर भावी पत्रकार, क्या कहेंगे? मैं भारत में पत्रकारिता को 4 भागों में बांट कर देखना चाहता हूँ, जिससे कि आपको बदलाव पता चलेगा। जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी 19वीं सदी में, तब हम ये पाते हैं कि वो काफ़ी प्रखर रूप या मुखर रूप से विरोध नहीं करते थे ब्रिटिश साम्राज्य का। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने समर्थन प्राप्त किया लोगों का, वैसे वैसे पत्रकारिता भी मुखर होने लगी। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब पत्रकारिता ने एक डेवलपमेंट जर्नलिज्म का काम किया और इसके बाद अब पत्रकारिता एक कैरियर बन चुका है। तो हम ये बदलाव देख रहे हैं पत्रकारिता का। सर, मेरा मानना ये है कि जब पत्रकारिता चालू हुई थी तब सर वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं थी। तब वो थी कि हमें रूरल एरिया तक जाके उन लोगों तक पहुंचना है जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन, 3 चीज़ें थी। लेकिन अब क्या है, ये एक बिजनेस बन चुका है। सबको पैसा चाहिए, पत्रकार भी खरीदे जा रहे हैं और अपनी बात नहीं कर सकते, और हम फ्रीडम इंडेक्स में भी आज की तारीख में काफ़ी नीचे हैं। ओके, ठीक है, पत्रकारिता एक व्यापार बन चुकी है। कितने लोग मानते हैं ऐसा है? कितने लोग मानते हैं ऐसा है? ठीक है, क्या तथ्य दे सकते हैं? किसी भी मीडिया हाउस में जब हम जाते हैं तो हमसे जो काम कराया जाता है या जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो एक बिजनेस ओरिएंटेड है। मतलब उस पर ऐड आएगी, उस पर कितना क्लिक होगा, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि मीडिया आज बिजनेस ओरिएंटेड है। मैं इससे पूर्णतः सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारे देश में जहाँ पे हम देखते हैं कि मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है समय के साथ, उसी के साथ कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जैसे खबर लहरिया, जो अब डेवलपमेंट जर्नलिज्म में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि पूरी तरीके से पत्रकारिता व्यापार बन गया है। अभी ऐसे कुछ इनिशिएटिव हैं जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि अब जो है डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे हम
आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब आदर्श पत्रकारिता जो है वो कुछ संस्थानों में आज भी जिंदा है, ऐसा मानते हैं क्या? मैं ये बोलना चाहूँगा कि पत्रकारिता कोई व्यापार नहीं है। पत्रकारिता आज के ज़माने में गुलाम बन चुकी है। इसका बेहतरीन उदाहरण है, अगर हम महाराष्ट्र में देखा जाए तो सामना अखबार जो उसको मुद्दे उठाने चाहिए थे, इस दौरान उसने वो मुद्दे उठा के ना उठाते हुए जो एक व्यक्तिगत तौर पे ठाकरे परिवार के जो उनके फेवर्स हैं उसको आगे रखा। इसी कारण उनकी सत्ता गिर गई। ठीक है, नहीं लेकिन एक सामना से पूरे देश की पत्रकारिता को तो परिभाषित नहीं किया जा सकता। सामना से नहीं, अगर आप ये देखें रीजनल तौर पे जो फॉलो करा जा रहा है वही नेशनल वाइड फॉलो करा जा रहा है। जो पत्रकारिता का अस्तित्व है या जो पत्रकारिता की जो निर्भीकता है, क्या वो भी नहीं बची है अब? अटल जी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिले प्रलय घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा और पत्रकार को कदम मिलाकर चलना होगा। पत्रकारिता को बिजनेस का जो मॉडल है वो एक बेस रखना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकारिता बिजनेस के बिना, एडवर्टीजमेंट्स के बिना जिंदा नहीं रख सकती है। मेरा मानना है कि पत्रकारिता को एक बैलेंस तरीके से चलना होगा, जहाँ पे जो जर्नलिज्म एथिक्स जो इस देश के बड़े संस्थान में पढ़ाया जाता है वो जर्नलिस्टिक एथिक्स को भी बरकरार रखनी पड़ेगी कि हम पूरे जर्नलिज्म को अपना बर्बाद ना करें। लेकिन साथ साथ मेरा मानना है कि हमें एक कॉर्पोरेटाइज्ड जो वर्ल्ड है उसको भी एक बेस लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि हम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक अपनी बातों को पहुंचा सके। अदरवाइज बिना रेवेन्यू मॉडल का, बिना इकोनॉमिक मॉडल का हम वहां तक लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां तक हम चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ मेरे साथी की बात से कि बिजनेस हुए बिना पत्रकारिता चल ही नहीं सकती, क्योंकि पैसा ज़रूरी है किसी भी संस्थान को चलाने के लिए। रही बात मीडिया के गुलाम होने की, तो सर अगर मीडिया गुलाम हो गई होती तो ये देश लोकतंत्र रहता ही नहीं। फिलहाल ये देश लोकतंत्र है और मीडिया गुलाम नहीं है। एटलीस्ट काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ मीडिया गुलाम नहीं है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश का मीडिया कम से कम गुलाम तो नहीं है। और देखिए, ये आपकी पत्रकारिता ही है जो हमारे देश की इस जो स्वच्छंदता है और स्वतंत्रता है उसको बरकरार रख सकती है। मानसिकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सर मेरा ये मानना है, इसके लिए कहीं ना कहीं पब्लिक भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पब्लिक खुले दिल से इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को वो सपोर्ट नहीं करती, जो हमको बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने में आता है। तो पब्लिक अगर आगे आकर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्रॉपर सपोर्ट करेगी तो मीडिया इंस्टीट्यूशंस में और मीडिया कंपनीज़ में कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम होगा। वो इन्वॉल्वमेंट जितना कम होगा तो मैं समझता हूँ कि मीडिया उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी, और जितना मीडिया इंडिपेंडेंट होगी हमारा लोकतंत्र और डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। हमारी जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें 182 देशों में 182 देशों की सूची में भारत प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 142वें स्थान पर है। और ये जो स्थान है मतलब ये कहीं ना कहीं निराश करता है उस लिहाज से कि हम कितने स्वतंत्र और कितने स्वच्छंद हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें बहुत निचले स्तर से शुरुआत करनी चाहिए सवाल करने की, और हमें नब्ज़ पकड़नी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि पत्रकारिता जब कोई पढ़ रहा है तो क्या उसे इस बात की आज़ादी है कि वो अपने क्लास में, अपनी कक्षा में सवाल पूछ पाए उस आज़ादी के साथ। क्या ऐसे किसी मंच पे जहाँ लाइव प्रसारण हो या एक नेशनल चैनल पे प्रसारण हो, वहाँ हम वो बात वाकई में उस सवाल के बारे में कर पाएँ। मैं आपको सुन रहा था, हमने पूछा कि कैसे राष्ट्र निर्माण में मीडिया का योगदान है। हम जो नई पीढ़ी है उन्हें मिलकर ये कवायद करनी चाहिए कि अगली बार कभी कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो कभी ये शब्द ना आए कि कुछ मीडिया संस्थान बचे हैं, और हमारे ही साथ इसकी ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल तालियां बनती हैं इस बात पर, क्योंकि देखिए आप लोगों से ही पत्रकारिता का जज्बा और पत्रकारिता की जो परिभाषा है वो आने वाले समय में आप देश को सुना पाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कुछ और जवाब देना चाह रहे थे, पीछे बोलिए, अपनी बात बोलिए। हमें लगता है कि इस पत्रकारिता से निराश नहीं होना चाहिए। अगर यही पत्रकार या यही मीडिया अगर कोई डॉक्टरेट वीडियो चलाती है तो यही पत्रकारिता और मीडिया जो है किसी प्रशासनिक अधिकारी जो स्टेडियम में कुत्ता चला तो उसके भी खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसी पत्रकारिता को हम सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ संस्थान या कोई पत्रकार ऐसा हो सकता है जो दूषित हो गया हो या किसी परिस्थिति का वो शिकार बन गया हो जिसने उसे दूषित साबित कर दिया, परंतु आदर्श पत्रकारिता अभी भी जिंदा है। मेरा मानना है कि आज जो खबर है वो टेक्नोलॉजी की मोहताज है।
आज किसी मीडिया संस्थान की या कुछ कॉर्पोरेट्स की खबर मोहताज नहीं है। आज सबके पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल जर्नलिज्म एक क्रांति के रूप में सामने आ रहा है। सर वी आर स्पेसिफिकली हम इसके बारे में बात करें, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया। आजकल मीडिया इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल है, आज मेरा भी कुछ मोटिव होगा, कुछ मेरा भी पर्सपेक्टिव होगा, तो मैं इजीली जाके मेरा वो बात मैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में मैं रख सकती हूँ। एंड सिमिलरली वो बिजनेस के साथ भी एप्लीकेबल है। कोई भी बिग कॉन्ग्लोमरेट देख लो, उनका एक मीडिया चैनल चलता ही है, जहाँ से उनका भी अपना जो मोटिव है, पर्सपेक्टिव है, वो लोगों तक पहुंचा रहे। सो इट्स बेसिकली अबाउट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया की। मीडिया इतना ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है कि लोग अपने पर्सपेक्टिव ईजीली रख रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि हम क्या वो आदर्श है नहीं है, इट्स अबाउट कि द प्लेटफॉर्म अभी ऐसा बन गया है कि लोग अपने जो भी पर्सपेक्टिव है, मोटिव है, वो ओपनली रख सक रहे हैं। सो हम वो नहीं बोल सकते कि वो नहीं है अभी आदर्श। ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में मीडिया की भूमिका रही है उस पर आप में से कोई जवाब दे सकता है? देखिए, जब 1826 30 मई 1826 के बाद पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, उसके बाद से जो कारवां जो शुरू हुआ वो चलते गया। फिर जो अंग्रेज़ों का काल था काफ़ी दमनकारी था, और लेकिन उस समय भी लोग जो अंग्रेज़ों की जो लाठियाँ थी, गोलियाँ थी, जो क्रांतिकारियों की जो आवाज़, उसको दबा नहीं सकी। रणभेरी प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे अनेक क्रांतिकारी हुए जो अपने लेखनी के माध्यम से देश को जागरूक करने का काम, लोगों को एकजुट करने का काम किए, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। देखिए, जो कलम की ताकत है वो तलवार और बंदूक की गोली की ताकत से कमतर नहीं है, और ये हमारे देश की स्वतंत्रता में हमने ये देखा है और सीखा है, इसके उदाहरण को महसूस किया है। मैं चाहूँगा कि कुछ और उदाहरण के साथ यहाँ पर अपनी बात आप रखें। सर, इस पे एक कुछ लाइनें हैं जो जेएनयू की दीवारों पे लिखी हुई हैं और जिनसे मैं बहुत प्रेरित होती हूँ कि आपको क्या लगा, आप डराएंगे और हम डर जाएंगे? नहीं, हम लड़ जाएंगे। तो मीडिया ने उस टाइम भी बहुत लड़ाई की थी, हमें आज़ादी दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अभी भी कोई भी ऐसी समाज की जो कुरीति आती है उसके अगेंस्ट मीडिया लड़ती है, और उसको लड़ना होगा ताकि वो भारत को और इस लोकतंत्र को संभाल कर रख सके। स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात किया जाए, उसमें मीडिया का रोल का बात किया जाए, तो हम एक काफ़ी सुनते हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो ये जो वाक्य है वो भी तो निकला है तो केसरी पत्रकारिता, केसरी पत्र के द्वारा ही निकला है। बाल गंगाधर तिलक ने जब ये आह्वान किया तो उन्होंने इसका प्रचलन भी इस पत्रकारिता के द्वारा ही किया। जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ पत्रकारिता का समाज सुधार में भी उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जैसे अकबर इलाहाबादी एक शायर हुए थे, उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि खींचो न कमाने न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। तो जब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें जितनी जानकारी मिलती है वो इन समाचार पत्रों के ज़रिए ही मिलती है, चाहे वो गांधी जी का यंग इंडिया हो, चाहे इंडियन ओपिनियन हो। फिर उसके बाद ऐसे कई अखबार आए जो आज की तारीख में हमको ये बताते हैं कि हमारा इतिहास है क्या। ठीक है, क्योंकि अब जब खासकर स्वतंत्रता की बात आती है तो हमको पता चलता है कि किस तरह से हमने कहाँ पे किस तरह के संघर्ष किए। हमेशा ये कहा जाता है जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। ठीक है, लेकिन हमने संघर्ष का इतिहास लिखा है। सर, आपने एक क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो गारंटी करता है हमें दो प्रोविजन। आर्टिकल 19(1) जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 92 कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पर सर, ये सिर्फ बुक ऑफ लॉ तक ही सीमित है। जब ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन पे बात आती है तो ये कभी नहीं होता है। तो ज़रूरत है आज भारत को, जैसे सेक्शन 124A है, कि इसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि हम इसको और फ्लेक्सिबल बना सकें, और जो इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू। 1857 के बाद, क्रांति के बाद जो अखबार निकाले गए उनमें ज़्यादातर क्या हुआ, जितने भी हमारे संपादक होते थे उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मुखर हो चुके थे और वो खुल करके लिख रहे थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिख रहे थे। और इसमें देखें तो लाला हरदयाल द्वारा जो निकाला गया एक अखबार था गदर, उसने भी अपनी उसमें अखबार में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखा। इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए निकाले गए अल हिलाल और अल बलाग, उसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। तो मीडिया ने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है भारत की आज़ादी में। जंग आज़ादी की तारीख़ की स्टडी नामुकम्मल, इनकम्प्लीट रहेगी अगर उस वक्त की पत्रकारिता की तारीख़ अगर आप नहीं पढ़ेंगे। इसी में हमको एक नाम दिखता है, दहली उर्दू अखबार। गुरबचन जी ने अपनी पूरी किताब में बहुत डिटेल में लिखा कि मौलवी मोहम्मद बाकर जो उसके फाउंडर थे, तो उनकी आज़ाद और बेबाक पत्रकारिता के बदले में अंग्रेज़ों ने उन्हें जो है तोप से उड़ा दिया था। तो ये सिर्फ एक नाम है जो पहले शुरू हुआ था। तो भारत की आज़ादी की और स्वतंत्रता की जब भी बात की जाएगी तो वो भारत की आज़ाद पत्रकारिता ही थी
कि जिसके नतीजे में हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। अब हम अभी करंट सिनेरियो में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे मौजो, यूट्यूब, ये सब जो चैनल है जो हमें बता रहा है कि पत्रकारिता आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, बाकी आप साइड में ऐसे भी मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, जिनके थ्रू आप पत्रकारिता कर सकते हैं। असम में फ्लड आया, असम का फ्लड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली का वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो अगर हम रोल ऑफ मीडिया इन नेशन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो असम भी इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट के सरे, तो उसको भी साथ में लेकर और मीडिया को ये प्रॉफिट मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपका जो सोशल रिफॉर्म या आप जो डेवलपमेंट ला सकते हैं सोसाइटी, जो नेशन बिल्डिंग की बात है, उसका भी अहम रोल मीडिया को और उसे निभाना चाहिए। देखना चाहिए रैंकिंग किस बेसिस पे बन रही है। जैसे इसमें लीगल कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है, सोशल इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है। तो लीगल कॉन्टेक्स्ट में जैसे हम अभी देख रहे हैं जर्नलिस्ट अरेस्ट हो रहे हैं, इसके अलावा सोशल इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें हमें देखना होगा कि जर्नलिस्ट को जो सोसाइटी है वो कितना रिस्पेक्ट दे रही है, क्योंकि सोसाइटी के बिना मैं समझता हूँ कि आज जर्नलिज्म असंभव है। जो अगर जनता चाहती है कि उनकी बात हो तो वो तभी हो सकती है जब सोसाइटी भी उन्हें सम्मान दे। ये जो मीडिया का बदला हुआ स्वरूप है, क्या आपको लगता है कि इसमें मीडिया का जो वास्तविक काम है, जनता को खबरदार रखना, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है और एक एजेंडा वाला जर्नलिज्म आगे बढ़ रहा है? ऐसा मानते हैं क्या आप? बोलिए। सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जो भी गैप रह जाता था, जैसे कि प्रिंट है, हमें सुबह तक अखबार के आने का वेट करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं टीवी ने उस गैप को फिल किया, और अब न्यू मीडिया आके टीवी वाले गैप को फिल कर रहा है। तो ये जनता तक इंफॉर्मेशन का फ्लो मेंटेन करने में बहुत ही उपयोगी है। जब न्यू मीडिया जब हमारे पास आ चुका है तो बायसनेस वो दिख जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ बायस्ड हैं, कुछ बायस्ड नहीं हैं, कुछ प्रो हैं, कुछ एंटी हैं, और कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू देते हैं। तो हमारे पास एक 360 डिग्री एंगल का व्यू होता है। जो प्रोपोगेंडा करने का काम है वो न्यू मीडिया से बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि अब ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। तो जैसे फेसबुक, ट्विटर, इसमें ऑडियंसेस हैं, ऑडियंस बटी हुई हैं और सारा डाटा कंपनी के पास है, तो वो अपने ऑडियंस ढूंढते हैं और उन तक फिर रीच करके उन्हें वही चीज़ बार बार दिखाते रहते हैं। सोशल मीडिया की ताकत को आज नकारा नहीं जा सकता। सर बिल्कुल नहीं, मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया के आने से जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय पत्रकारिता है, उसको काफ़ी सहयोग मिला है उभर के आने के लिए। जो कि पहले मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया पे इतनी खबरें जो लोकल लेवल की थी उभर के नहीं आ सकती थी, पर आज हर कोई एक जर्नलिस्ट है और अपने अपने इलाकों के न्यूज़ को वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भाषाई पत्रकारिता का जिक्र हुआ, और हमारा देश जो है उसमें भाषाई पत्रकारिता का एक समृद्ध इतिहास रहा है, और वो आज भी रीजनल मीडिया के रूप में अपने वर्चस्व को, अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। इसे आप कैसे देखेंगे? भाषाएं हमारी, हम ये कह सकते हैं कि उपलब्धि भी है, हमारी विशेषताएं भी हैं, लेकिन फिर भी जो रीजनल लैंग्वेजेस में जो जर्नलिज्म होता है उसको आप कैसे देखेंगे? आज अगर हम छोटी छोटी खबरों को ज़मीन से उठाना चाहते हैं तो रीजनल पत्रकारिता उसके लिए काफ़ी सहायक होगी। इसमें कोई और अपनी बात रखना चाहता है? सर, मेरा मानना है कि न्यू मीडिया ने ये जो अपनी रीजनल पत्रकारिता है उसमें जान फूंक दी है, क्योंकि न्यू मीडिया को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आपको अगर एक वेबसाइट बनानी है तो आप एक कमरे में बैठ के एक कंप्यूटर पे बना सकते हैं, आपको बहुत सारे सोर्सेज नहीं चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं चाहिए। तो मेरा मानना है कि न्यू मीडिया के आने से जो रीजनल जर्नलिज्म है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। सर, भारत में एक सर्वे के अनुसार 65 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, मतलब कि 65 करोड़ लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके वजह से फ़ायदा बहुत हुआ है, जैसे कि क्षेत्रीय पत्रकारिता का विकास हुआ है, फिर लोकलाइजेशन ऑफ न्यूज़ हुआ है, लेकिन इसके वजह से कई इसके दुष्परिणाम भी हुए हैं, जिसके वजह से अनियंत्रित तरीके से खबरें फैल रही हैं, जिसका हम लोग अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं कि भारत में हिंसा बढ़ रही है। तो मीडिया का यहाँ पे रोल ये हो जाता है कि वो किस तरीके से नियंत्रित तौर पे मीडिया प्रोफेशनल न्यूज़ को एक दिशा में भेजे। कि आज भी आबादी का बहुत बड़ा तबका अपने दिन की शुरुआत, अपने सुबह की शुरुआत अखबार से करते हैं। अखबार यानी कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया,
इन तीनों की प्रतिस्पर्धा में कौन ज़्यादा प्रभावी और विश्वसनीय है आपकी नज़र में? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अखबार जो है, अखबार ने जो सैकड़ों साल के इतिहास में जो अपने एक जनता के बीच में जो अपना विश्वास बनाया है, तो आज भी हम लोग जो मैं एक विद्यार्थी के नाते मैं सबसे अगर प्रामाणिकता की बात होती है तो मैं अखबार में जो खबर होता है पहले विश्वास करता हूँ कि सोशल मीडिया पर हम सब देखते हैं कि कैसे प्रासंगिक खबरें जो तथ्यहीन होती हैं, फेक खबरें होती हैं, वो दिखाई जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अखबार जो है पहले भी विश्वासपूर्ण था, अभी भी है और आगे भी अगर विश्वसनीयता की बात की जाएगी तो अखबार का पहला स्थान आएगा। अखबार का पहला स्थान रहेगा कि वेब जर्नलिज्म और डिजिटल जर्नलिज्म की वजह से जो दो बड़े बदलाव आए हैं उसमें से एक कि पहले जनता अपनी न्यूज़ के लिए अखबारों और टीवी चैनल्स पर डिपेंडेंट होती थी, लेकिन अब वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से जब चाहे जहाँ से न्यूज़ ले सकती है। और दूसरा बड़ा बदलाव सर ये है कि पहले मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ खबरों को पहुंचाना थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए से फेक न्यूज़ेस रियल न्यूज़ के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ खबरों को ना पहुंचाए बल्कि पहले से जो खबरें पहुंच चुकी है उसको ऑथेंटिकेट करे, फैक्ट चेक करे। मैं चाहूँगा महिलाएं इस सवाल का जवाब दें। हमारे देश में पत्रकारिता महिलाओं के लिए कैसा पेशा है, वो कैसे आप देखती हैं? सर फीमेल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है अगर ऐसे देखा जाए तो, मगर जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात आती है, जब आप हायरार्की में जाइएगा तो कुछ सालों के बाद महिलाएं मेजरली जर्नलिज्म छोड़ देती हैं। क्या आलोचना से भरी हुई पत्रकारिता ही पत्रकारिता मानी जाए या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फिर सकारात्मक खबर ये एक विकल्प हो सकता है बेहतर पत्रकारिता का? सिर्फ सकारात्मक खबर से पत्रकारिता नहीं चल सकती है, हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए होता है, तभी अंदर की चीज़ें बाहर निकल के आती है। सिर्फ हम अच्छा चीज़ व्हाट पॉजिटिव हैपेंड हम सिर्फ वो दिखा के हम नहीं चला सकते, तो क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। अपेरेंटली ये है कि पत्रकारिता जो है, जैसे नॉम चॉक्सी ने भी बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के आप रियल सपोर्टर तब हैं जब आप दूसरे के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करें। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है एंड एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। क्रिटिसिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, और क्रिटिसिज्म के माध्यम से ही ना कि फ्रीडम मूवमेंट में बल्कि आज भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी और सोसाइटी में। अब्दुल कलाम साहब ये कहते थे कि हमारे देश में जो विकास हो रहा है और जो वैज्ञानिक आधार पर विकास हो रहा है या फिर जो कृषि के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, ऐसी सकारात्मक खबरों को क्यों नहीं पहला स्थान मिलना चाहिए? इस सोच को आप कैसे देखेंगे? इस सोच पर आप क्या कहेंगे? सर जब हम बात करते हैं विकास की, खासकर जैसे आपने कहा, कलाम साहब की बात कही कि हमें एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी विविधता है, सब तक हर चीज़ पहुंचने की बात भी आ जाती है। हो सकता है जो विकास के साधन पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में वो शायद कर्नाटका तक नहीं पहुंचे हों। तो जब हम उस तरह की पत्रकारिता करते हैं तो जो साधन जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचते हैं, लोगों को जागरूकता होती है, लोगों को पता चलता है कि उनके लिए क्या उचित है और क्या बेहतर है। मीडिया का काम होता है कि स्थायी विपक्ष का, तो इसमें सरकार का परोपकार का काम मीडिया का नहीं होता है। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए, ये उनके लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है कि सरकार की जवाबदेही इससे सुनिश्चित होती है। तो मीडिया का काम एक स्थायी विपक्ष का होता है। जो शोषित और वंचित तबका है हिंदुस्तान का, अगर पत्रकारिता का क्या धर्म होता है कि वो जो कतारबंद पंक्तियों में लगा हुआ आखिरी व्यक्ति है वहाँ तक उसकी आवाज़ को लेकर के जो सरकार है वहाँ तक लेकर के जाए। अगर वो मार्जिनलाइज सेक्शन तक लेकर के उनकी आवाज़ को नहीं जाता है तब तक वो पत्रकारिता का धर्म नहीं बनता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना का दौर था। सोशल मीडिया एक मीडिया का ही फ्रेमवर्क है, एक पार्ट है। और हमने देखा कि मिलाप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फंड क्रिएट किया है, जैसे गरीब लोग हैं जिनके कोविड से मृत्यु हो रही थी, ऑक्सीजन की सप्लाई हमने देखा, तो सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि लोगों को एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करे। और रेवेन्यू भी जनरेशन का मॉडल रहा, ऑक्सीजन सप्लाई का भी मॉडल रहा। और मेरा मानना है कि पत्रकारिता जिंदगी देती है, एक जिंदगी का मॉडल रहा 2020। ठीक है, मतलब पत्रकारिता का कर्तव्य है कि वो अन्याय को उजागर करे और न्याय दिलाने की कोशिश करे। क्योंकि हम खुद तो न्याय नहीं दे सकते, लेकिन हाँ जो वास्तविक स्थिति है उसको हम सामने रख सकते हैं। लेकिन हम आज के समय में देख रहे हैं जो विचारधारा की पत्रकारिता होती है
उसमें हम एक ही घटना को, एक ही खबर को अलग अलग चैनलों पर या अलग अलग अखबार में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया हुआ देखते हैं। तो ये जो विचारधारा की पत्रकारिता का अंतर है, इसे आप कैसे देखते हैं? सर, हर घटना को देखने के नज़रिए तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य बात है कि उसको कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो फैक्ट्स का, फैक्ट्स सारे सामने रखे जाएं और उसको डिस्क्राइब तो एक्सप्लेन तो अलग अलग तरीके से किया ही जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। कोई भी न्यूज़ का अगर एक ही एंगल बार बार दिखाया जाए तो इससे एक नैरेटिव बिल्ड होता है, जिससे एक पॉलिटिकल या कोई भी एजेंडा होता है उसको फुलफिल किया जाता है। तो इससे अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सबके लिए। जिसके पास मीडिया का एक्सेस नहीं है या उनसे संपर्क नहीं है, उनसे अच्छे संबंध नहीं है, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। मीडिया के क्षेत्र में असीम संभावना है। अब ज़रूरत है कि हम लोगों को जन सरोकार को लेकर उठाएं। ऐसी नहीं कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स की खबर देखकर हम एक पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, वो तो एक सिर्फ बिजनेस मॉडल होगा, वो जन सरोकार की पत्रकारिता नहीं हो सकती। देखिए, मीडिया को आपने करियर के तौर पे चुना है, मैं समझना चाहूँगा आपसे कि कैसे देखेंगी उसमें रोज़गार की संभावनाओं को? मुझे लगता है कि अभी मीडिया में रोज़गार की संभावनाएं हैं, क्योंकि सिर्फ प्रिंट तक ये चीज़ें नहीं रह गई है, डिजिटल तक चीज़ें आ गई है। लोग सिर्फ एक जगह न्यूज़ नहीं देखते, अब कहीं भी किसी भी कोने में खबर होती है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो बना के वो अपलोड कर ही देता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको खबर मिल ही जाएगी। बदलाव की पत्रकारिता है वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर या फिर उन मुद्दों पर सिमट कर रह गई है जहाँ से उनको टीआरपी ज़्यादा मिले। सर, आई थिंक काफ़ी हद तक ये चीज़ देखा गया है कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं इसीलिए लोगों को दिखाया जाता है, क्योंकि टीआरपी एक बहुत बड़ा सेक्शन हो गया लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं लोग भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। वो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, इकोनॉमिकल इश्यूज़ पे ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करके बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उतना समझ ही नहीं है कि वो उस चीज़ को जाने कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मीडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि आप दिखाएं उसको उस तरीके से, उनको बताएं कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ ही एक ऑप्शन नहीं है। सर, मैं समझता हूँ कि कैसे जो बड़े घरानों की पत्रकारिता है, जो एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं, उनकी पत्रकारिता में ज़मीन की खबरें इसलिए गायब हो गई हैं क्योंकि शायद प्रो सेंट्रिक जर्नलिज़म, पीपल सेंट्रिक जर्नलिज़म ख़त्म हो गया। एक बड़ी बात आई कि जब मैंने अपने घर की मंजिलें बढ़ाना शुरू किया तो मुझे टूटी हुई फुटपाथ नहीं दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि जर्नलिज़म में अभी यही हो रहा है। और एक सवाल और एक रिक्वेस्ट मैं अपने साथियों से करना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि नैतिकता की एक जिम्मेदारी है, समाज सुधारने की, समाज सेवा की। मुझे लगता है कि पत्रकार जो है उसे बेहद प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। उसे ये समझ आए कि कहीं कोई मर जाता है तो उसको कवर कैसे किया जाना है, और उसे ये भी समझ हो कि वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान को अक्सर गले में माला पहना के मंदिर के कमरों में बंद कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है एक पत्रकार को ज़मीन पे निकलना चाहिए और महसूस करना चाहिए उस ज़मीन पे चलने वाले कदमों के नीचे की धूल और उसके दिल में बसने वाला दर्द। निश्चित रूप से हमारा जो देश है वो लोकतंत्र तो है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक यहाँ पर कही गई अभी कि यदि आपको ऊंची इमारतें बनानी हैं तो आपको मजबूत नींव सबसे पहले खड़ी करनी होगी। और वाकई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में देश के भावी पत्रकारों ने जिस खुले विचारों के साथ आदर्श पत्रकारिता, वास्तविक पत्रकारिता और पत्रकारिता के भविष्य की संभावनाओं पर अपनी बात रखी, हम ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता के लिहाज से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिहाज से आने वाला भविष्य हमारे देश का मजबूत है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इन्हीं भावी पत्रकारों के कंधों पर और इनके काम से और ज़्यादा मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और संसद टीवी अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि आदर्श पत्रकारिता और पत्रकारिता के विषय पर हमारी ये जो आज की डिबेट है, इसको आप संसद टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।